अच्छा, बेसिकली जो हमारे डे टू के टॉपिक्स हैं उनमें वेरिएबल है और वेरिएबल्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस उनकी क्या है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, ये सारी चीज़ें, रीअसाइन कैसे कर सकते हैं वेरिएबल को वैल्यू, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डायनामिक टाइपिंग, ठीक है, और टाइप फंक्शन है, फिर इनपुट और टाइप कन्वर्जन है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाला टॉपिक जो है वो हो सकता है हम आज ना पढ़ें, वो हम डे 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। और लेंथ फंक्शन वाला टॉपिक आई गेस वो भी नहीं, वो डे 4 में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स के साथ ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी, इस कोर्स आउटलाइन के अलावा बहुत सी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे आज। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है वेरिएबल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर ना एनोटेशन ऑन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी तो आपने उसको आंसर करते जाना है। बेसिकली आपने जब मैथ्स में वेरिएबल्स पढ़े थे तो वेरिएबल्स क्या थे? अब जिनकी वैल्यू ना हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स वो डेफिनेट वैल्यूज नहीं होती हैं। ओके, कशिश आप भी अपना आंसर करें। जी आप, ये यही था। एक हमने वेरिएबल पढ़ा था और एक हमने ना कांस्टेंट पढ़ा था। तो इसी में वेरिएबल का यही होता है जिनकी वैल्यूज वगैरह को हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक, दोनों ने आंसर किया। जिस तरह से कशिश ने कहा है कि वेरिएबल्स के साथ हमने कांस्टेंट्स का भी टॉपिक पढ़ा था जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। मैथ्स में जो वेरिएबल्स थे, प्रोग्रामिंग में भी एज सच वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग वही है कि ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमारे पास अननोन हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ। और बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं, बैकएंड की बात कर रहे होते हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी की, ठीक है, हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं, कुछ भी डेटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास मेमोरी में जाके सेव होता है। अब मेमोरी डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और हर जो हम एक वर्ड भी लिख रहे हैं, एक करेक्टर भी लिख रहे हैं, तो वो जो है एक नंबर भी लिख रहे हैं, वो जाके मेमोरी में किसी लोकेशन पे जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब वो जो लोकेशन है वो ऐसा नहीं है कि मेमोरी में वाकई में कोई ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। रियल में कोई ब्लॉक्स मेमोरी के अंदर नहीं बने होते, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉजिकली सोचते हैं कि मेमोरी के अंदर जो है ना वो ब्लॉक्स बने होंगे। लेकिन बेसिकली मेमोरी में क्या होता है कि कुछ कुछ भी डेटा स्टोर हो रहा है वो किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। लाइक मैं एक वैल्यू लेती हूँ 3 और मैं उसको स्टोर करना चाहती हूँ कंप्यूटर की मेमोरी में, तो वो एक स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके स्टोर होगा और उस एड्रेस को बेसिकली हम कह देते हैं कि ये वो ब्लॉक है मेमोरी का, ठीक है, जहां पर जाके 3 स्टोर हुआ है। लेकिन अब ये एड्रेस कैसे असाइन होगा किसी डेटा को, वो कैसे डिसाइड होगा, वो वेरिएबल डिसाइड करेगा, यानी कौन सा एड्रेस असाइन होगा डेटा को, वो क्या चीज डिसाइड करती है, वेरिएबल डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वैल्यू जो है 3 इसको स्टोर किया x के अंदर, x मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं मेमोरी में इसे देखूं तो मेमोरी में ये किस तरह से काम करेगा कि जो हमारे पास लोकेशन है जहां पर जाके बेसिकली जो है वो 3 स्टोर हुआ है, उस लोकेशन का नाम x है, ठीक है। रियल में तो एड्रेस होता है एक स्पेसिफिक, ठीक है, लेकिन हम अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं कि ये जो है इस लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है और उस लोकेशन का नाम क्या है, एक्स नाम है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन का नेम है। यहां तक सबको क्लियर है? जी जी आप। आप। ओके, अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल इन पाइथन इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। स्टोर करने के लिए, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए लोकेशन का नाम है, ठीक है, जो कि किसी भी तरह का डेटा होल्ड कर सकता है। किस तरह का, नंबर्स की फॉर्म में, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, लिस्ट, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली जो है हम प्रोग्रामिंग में बेसिक।
हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे इसके अंदर पाइथन के अंदर एडवांस लेवल पे जब मॉड्यूल 2 आएगा पाइथन का, तो उसमें समझेंगे कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अभी के लिए जो है हम ये कह सकते हैं कि डेटा को होल्ड करने के लिए जो है वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। अब जो है बेसिकली वेरिएबल्स देख लेते हैं, ठीक है। इस सब चीज को ना मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और आप लोग मुझे कोई सबसे पहले ना आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस टाइप का डेटा चाहते हैं। लाइक आप कोई नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग, या कोई लाइक मतलब कोई डेसिमल वैल्यू, कुछ भी आप बता सकते हैं। आप ही डेसिमल वैल्यू। ओके, डेसिमल वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और वेरिएबल कोई भी रैंडम नेम हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लाइक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं वेरिएबल का नेम रख लेती हूँ ए, ठीक है। कोई डेसिमल वैल्यू आप बता सकते हैं जो हम स्टोर कर सकें? ओके चलिए मैं खुद टाइप कर लेती हूँ। 34.5 जो है मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है और मैं अब इसको जो है रन करती हूँ। तो मेरे पास ना आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको प्रिंट करने की जरूरत है, ठीक है। यानी अब हमने कल पढ़ा था कि प्रिंट का फंक्शन क्या करता है कि वो बेसिकली प्रिंट आउटपुट की स्क्रीन पे हमने कुछ भी शो कराना है तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब वेरिएबल के नेम को कैसे प्रिंट करवाना है, वेरिएबल का जो जो भी नेम होगा हम उसमें प्रिंट के फंक्शन में वो पास कर देंगे और बेसिकली आउटपुट की स्क्रीन में क्या होगा कि उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए के अंदर जो पड़ी हुई 34.5 वैल्यू है इसको प्रिंट करवा सकती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर प्रिंट के फंक्शन के बारे में बता देती हूँ कि लाइक मैं कहती हूँ, मैं इस तरह से इसको आउटपुट की स्क्रीन में शो करवाना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि द वैल्यू ऑफ ए इज 34.5। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, मैं पहले अपनी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट के फंक्शन में पास करूंगी द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। और आगे कॉलन लगा दिए, थोड़ी स्पेस दे दी, ठीक है। डबल कोटेशन मार्क से बाहर आ जाना है, कॉमा लगा देना है और ए लिख देना है आगे, ठीक है। तो मेरे पास जो आउटपुट पे आएगा वो आएगा द वैल्यू ऑफ ए इज 34.5। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप ही। जी आप ही। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि लाइक हम जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट के फंक्शन के अंदर ए पास करती, ठीक है, लेकिन मैं उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में पास कर देती, लाइक मैं इस तरह से लिख देती, तो मेरे पास ऑब्वियसली सी अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पर ए प्रिंट होके आ जाना था। तो इससे एक चीज हमें पता चलती है कि वेरिएबल के नेम को हमने कभी भी डबल या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। आगे ये कि मतलब हम डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो वेरिएबल के नेम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नेम स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास कोई डेटा है फीदर एक्स, तो उसको हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। फिर एक इंटीजर की फॉर्म में डेटा है, उसको वेरिएबल असाइन कर दिया। एक फ्लोटिंग नंबर की फॉर्म में डेटा है, उसको जो है हमने वेरिएबल असाइन कर दिया। बाद में उन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट का फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास ये सारा कुछ आउटपुट में शो होके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ली है जिसमें मैंने 7 स्ट्रिंग ऐड कर दी है कि फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल के नेम के साथ चाहती हूँ कि स्ट्रिंग भी मेरी जो है वो प्रिंट हो क्या है कि माई नेम इज अरूज, माई एज इज 20, ठीक है। और अच्छा, मुझे ना 5 मिनट्स दीजिएगा, मैं 5 मिनट्स दें जरा, मैं काम कर लेती हूँ।
अच्छा, तो ये यहाँ तक हमने देख लिया बेसिकली कि हमारे पास 7 स्ट्रिंग्स भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब सेकेंडली एक चीज है कि हम एक वेरिएबल का नेम जो है नेम है, ठीक है, उसको हमने वैल्यू असाइन की पाइथन। उसके बाद वेरिएबल का जो नेम है वो हमने उसी वेरिएबल को दोबारा एक वैल्यू असाइन की स्नेक, और फिर हमने उस वेरिएबल को दोबारा एक वैल्यू असाइन की आई कोड गुरु। तो इसमें से कौन सी प्रिंट होके आएगी? कोई इसको आंसर करना चाहता है? अभी तीनों आ जाएंगी। नहीं, हम सेम वेरिएबल को 3 वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो इसमें से हमारे पास कौन सी आनी चाहिए? जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि कौन सी आनी चाहिए प्रिंट होके? अभी आई थिंक लास्ट वाली आएगी, हो सकता है वो जो सा नेम है पहले हमने पाइथन करवाया, फिर उसके बाद जब स्नेक लिखा तो उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर उसके बाद आई कोड गुरु लिखा तो उसको करके, तो फिर हो सकता है वो लास्ट वाली प्रिंट करवाए। हाँ, यहाँ पर मॉडिफाई वाला वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओवरराइट वाला, ठीक है, कि वो बार बार जो है सेम मेमोरी लोकेशन पे जाके जो है वो डेटा को ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको ना इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके भी दिखा देती हूँ। मेमोरी लोकेशन हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें पहले हमने स्टोर करवाया ये वाला वेरिएबल, ठीक है। अब जो है दोबारा उसके अंदर स्नेक स्टोर करवाना है, तो जो पिछले वाला वेरिएबल होगा उसके वैल्यू होगी उसके ऊपर जो है स्नेक ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग जो है आई कोड गुरु, वो हमारे पास जो है स्नेक के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास अगर मैं इसको रन करूं तो आई कोड गुरु प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ये हमें बता रहा है कि अगर हम बार बार वैल्यूज रीअसाइन कर रहे हैं सेम वेरिएबल को, तो कौन सी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आनी चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है कि लेटेस्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? जी आप भी। जी अभी। ओके। अच्छा, मैं इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग न्यू चीज बताती हूँ। मैं पहले ना एनोटेशंस जो है वो रिमूव कर लूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे 2 वेरिएबल्स के नेम दें जिनको मैंने सेम वैल्यू असाइन करनी है। आ, आप आप बता सकते हैं कोई वेरिएबल का नेम? अरूज, आप बताने लगी थी। जी अभी मैं कहने लगी थी, नंबर वेरिएबल का नेम ले लेते हैं, एक वैल्यू उसको 3 देते हैं और दूसरी दफ़ा उसको वैल्यू देते हैं 5.5। वेरिएबल के नेम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो num1 और num2 नाम के मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, ठीक है, और वैल्यू सेम रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि बेसिकली जब हम मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है, और उस लोकेशन की कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम एड्रेस को भी देख लेते हैं कि हम वेरिएबल का एड्रेस किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। मैं जो है इस स्पेसिफिक लोकेशन का ना कोई एड्रेस होगा, मैं इसको जरा पहले एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसमें एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी बता सकता है? आप भी रिपीट कीजिएगा वो आवाज़। मैं कह रही हूँ आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो जब हम उसमें वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवाते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर जो है हम वैल्यू उसके जो वेरिएबल का एड्रेस होता है उसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हमारे पास पाइथन में एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको कहते हैं आईडी फंक्शन। उसके अंदर जो है वेरिएबल को पास करेंगे, ठीक है, num1 को पास करते हैं, और इसका ना एड्रेस हमारे पास प्रिंट हो के आ गया 11654440, ठीक है। अब मैं सेम लाइन ऑफ कोड उठाती हूँ, ठीक है, और मैं ये एड्रेस जो है वो num2 के लिए प्रिंट करवाती हूँ। तो देखते हैं दोनों का सेम एड्रेस है, ठीक है। ये आपको थोड़ी मतलब अजीब चीज नहीं लगती कि वेरिएबल्स तो दोनों अलग अलग हैं, एक का नाम है num1, ठीक है, और एक का नाम है num2, ठीक है, लेकिन एड्रेस दोनों का सेम है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनकी वैल्यू सेम है इस वजह से। ओके, कशिश आप कोई सजेशन देना चाहेंगी? अभी मुझे भी यही लग रहा है कि उसकी वैल्यू सेम है, इसलिए उसका एड्रेस एक। हाँ, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है पाइथन के अंदर कि हमारे पास अगर कोई दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो जाती है तो वो क्या होता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली उसको जो है सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देता है, ठीक है। लाइक 3 जो है वो दो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स में पड़े थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों सेम हुए तो उनके लिए एक ही मेमोरी लोकेशन बन जाएगी। लाइक वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे, उसी मेमोरी लोकेशन का नाम num1 भी होगा, ठीक है, और num2 भी होगा। तो इस चीज से हमें पता लग जाता है कि बेसिकली इन दोनों का एड्रेस क्यों सेम है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जी अभी। नेम डिफरेंट ही रहेंगे क्योंकि वेरिएबल्स तो हमने खुद ही असाइन किए ना, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि एड्रेस जो है वो सेम हो जाएगा, यानी एक ही ब्लॉक को हम num1 भी कह रहे हैं और num2 भी कह रहे हैं, क्योंकि वैल्यू सेम है तो अलग अलग कहने का फायदा ही कोई नहीं है। लेकिन ये बिहेवियर जो है ना दूसरी लैंग्वेजेस में, अगर आप C++ में एड्रेस प्रिंट करके देखेंगे ना, लाइक दो वेरिएबल्स रखेंगे और वैल्यू सेम होगी, तो उसमें ये बिहेवियर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ पर अब एक नई बात ये है, हाँ, वेरिएबल का नेम जो भी हम डिफाइन करते हैं ना, हमने उसको एज इट इज ही लिखना है जब हमने उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। एक बार हमने वेरिएबल को डिफाइन कर लिया तो जब भी हम कोड करेंगे हम सेम नेम ही जो है वो यूज करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी है कि पाइथन जो है ना हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइक हमने लेटर्स जो है वो बड़े छोटे अपनी मर्जी से वेरिएबल के नहीं कर देने। कहने को तो दोनों के स्पेलिंग सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इस फ्रूट में एफ जो है अपर केस में है, ठीक है, और इसमें जो है वो लोअर केस में है, ठीक है। तो हमारे पास ये पाइथन की ना केस सेंसिटिविटी को भी प्रूव कर देता है कि C++ भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी वो अपर केस और लोअर केस को सेपरेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो और इसमें ना ASCII वैल्यूज का भी रोल आ जाता है कि हमारे पास ASCII वैल्यू जो है वो कैपिटल ए की और स्मॉल ए की जो है वो डिफरेंट है, तो वो उसको डिफरेंट ट्रीट करेगा। ASCII वैल्यूज का पता है ना आपको? जी जी अरूज। वो वैल्यूज का बताया कि जी पता है उसका। कशिश आपको भी पता है ना? कशिश आपको भी पता है ना ASCII वैल्यूज का? जी। जी ठीक है। और इसी वजह से जो है हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर क्या है कि नेम फ्रूट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इस नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया। हमने तो किस नाम से डिफाइन किया था? स्मॉल लोअर केस फ्रूट के नाम से। एसक्यूएल अगर आपने अभी तक पढ़ी है तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उसमें हम स्मॉल लेटर या बिग लेटर के से वेरिएबल, लाइक एक वेरिएबल को हमने लोअर केस में डिफाइन किया, बाद में उसको अपर केस में लिख दिया, तो उसमें जो है वो उसको सेपरेटली ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। फिर HTML में और CSS में भी ये भी दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन पाइथन और C++ और जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट भी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप भी।
आईडी फंक्शन का भी आइडिया हो गया कि आईडी फंक्शन हमारे पास क्या कर रहे हैं। जी। ओके, अब जो है हम एक ये मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, आप कह सकते हैं कि लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मजे का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेरिएबल्स को लिखने के तरीकों में हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि है वेरिएबल केसेस, ठीक है। वेरिएबल केसेस पहले किसी ने पढ़े हैं कभी? नो, आप भी। अच्छा, अरूज आपने पढ़े? अरूज, जी आप भी। मैं पूछ रही हूँ आपने वेरिएबल केसेस पढ़े हैं? सॉरी आप भी, आपकी आवाज नहीं था, नहीं आप भी ये नहीं पढ़ा। अच्छा, वेरिएबल केसेस जो है ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आती है, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल को लिखने का ही तरीका है, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब इसको ना करने से या अपनी मर्जी करने से कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर, मतलब एक अच्छे डेवलपर की पहचान ये होती है कि वो वेरिएबल्स को ना केसेस के लिहाज से जो है लिखता है, ठीक है। नहीं लिखेंगे कोई मसला नहीं है, अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। A case means the style और पैटर्न ऑफ राइटिंग नेम्स, ठीक है। केस क्या है कि आप किस स्टाइल से जो है वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स या फंक्शन नेम्स या क्लास के नेम्स जो कि हम वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। इट इज बेसिकली हाउ यू कैपिटलाइज और सेपरेट वर्ड्स व्हेन नेमिंग वेरिएबल्स, ठीक है। ये बेसिकली ना एक तरीका है कि आप किस तरह से जो है वेरिएबल्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या फिर नेम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज मैं एक बता देती हूँ, लाइक इंटरेस्टिंग नहीं है, रूल है ये एक वेरिएबल्स को लिखने का, कि यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ जिसके अंदर दो वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ माई नेम इज इक्वल स्टाइश, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है गुलाब ने डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर है, ठीक है। माई में और नेम में क्या एरर है? स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलन। अच्छा, इस एरर को भी देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या एरर आएगा, इस वेरिएबल को जो है हम प्रिंट करके देख लेते हैं। माय नेम, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास क्या एरर आएगा? इनवैलिड सिंटैक्स, यानी ये सिंटैक्स जो है वो अलो नहीं है, यानी वेरिएबल्स को लिखने का ये तरीका अलो नहीं है। आप बता सकते हैं ये एरर क्यों आ रहा है? अभी वो क्योंकि जब पढ़ा था ना तो उसमें था कि वेरिएबल्स में ना स्पेस नहीं होती, तो इस वजह से शायद एरर आ रहे इधर। जी, वेरिएबल्स में स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ना और हमारे पास केसेस, हाँ हाँ कशिश जी। जब इस तरह के कोई वेरिएबल्स को हमने लिखना होता है तो अंडरस्कोर लगा के हम लोग लिख सकते हैं उनको। जी, अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ही लगाऊंगी, ठीक है। दो वर्ड्स मेरे पास आ गए तो मैंने उनको अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास वेरिएबल का नेम जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर लाइक हम इसके अंदर जो है अंडरस्कोर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, वेरिएबल्स के नेम को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला केस जो है ना वो स्नेक केस है, ठीक है। स्नेक केस में क्या होता है कि हमारे पास दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों वेरिएबल के जो वर्ड्स होते हैं, लाइक एक वेरिएबल जो कि एक से ज्यादा वर्ड्स पे कंप्राइज करता है, ठीक है। हम उन सब नेम्स को जो है वो लोअर केस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास माई और नेम जो है ये दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं, ठीक है।
तो मैं इनको जो है वो दोनों को लोअर केस में लिख रही हूँ। यहाँ पर नेम का एन जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं है, ठीक है। माई जो है उसका एम कैपिटल लेटर में नहीं है, ठीक है। फिर मैं इसको सेपरेट कर दूं अंडरस्कोर से, तो मेरे पास ये जो लिखने का तरीका है ना, इसको मैं स्नेक केस बोलूंगी। तो ये पॉइंट क्लियर है? जी जी आप आप। ही। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब लाइक आप तो प्रोग्रामिंग या आईसीएस के बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों को फिर भी चीजें समझ आ जाती हैं, लेकिन एज अ बिगिनर जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी और हमारे टीचर ने ये केसेस वगैरह पढ़ाए थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि लाइक ये बहुत न्यू तरीका था, न्यू मेथड था चीजों को लिखने का। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि लाइक ये स्नेक केसेस का नाम क्यों रखा है, ठीक है। तो मैं एक एक्सप्लेनेशन देख रही थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। उसमें जो थे लाइक मतलब जो लेक्चरर थे वो बता रहे थे कि बेसिकली इसका नाम स्नेक केस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो वर्ड्स हैं, उनके सेंटर में जो है वो अंडरस्कोर है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर कोई थर्ड वर्ड भी आ जाएगा तो उसके सेंटर में भी अंडरस्कोर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बना रहे हैं कि एक स्नेक जब क्रॉल करता है तो वो इस तरह से क्रॉल करता है कि लाइक ये जो अपर वाली चीजें हैं ये वर्ड्स हो गई, ठीक है। और जो उसके अंदर लोअर वाले पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है, वो उसके अंडरस्कोर हो गए। तो इसलिए इस केस का नाम स्नेक केस रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ना बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक्सप्लेनेशन लगी थी, लेकिन फिर भी जो है मतलब इसका मुझे आज तक तुक नहीं पता लगा कि ये इसका नाम स्नेक केस क्यों रखा है। अभी बस उन्होंने दिमाग कितना लगाया। हाँ, मैं भी सुन के ना हैरान हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में फर्स्ट सेमेस्टर से था, ठीक है। और लाइक अभी मैंने पिछले साल जो है ना वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर ले रही थी, तो उसमें उसने ये एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मैं एक बार सुन के हैरान हो गई थी। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपने मिट्ठू को खाना डाल। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल केस, ठीक है। पास्कल केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले मैं अपनी एनोटेशन में मूव कर लेती हूँ। अभी Na2S सोडियम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बेसिकली पास्कल केस को देख लेते हैं। पास्कल केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों जो वर्ड्स हैं हम उनको कैपिटल लेटर में उनका जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर होगा उसको अपर केस में लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल केस में जाएंगे। यहाँ पर एक सेम वेरिएबल को ही डिफाइन कर लेते हैं। माय नेम को जब मैं ऐसे लिखूंगी तो वो पास्कल केस होगा, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है पास्कल केस है। और उसके बाद कैमल केस है। कैमल केस के अंदर क्या होगा कि मेरे पास जो फर्स्ट वर्ड होगा ना, लाइक अगर एक वेरिएबल नेम है जो दो वर्ड्स पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा ना वो सारे का सारा लोअर केस में होगा, ठीक है। और जो सेकंड वर्ड होगा ना, जैसे नेम है तो नेम का एन कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। इस तरह से जो है मेरे पास कैमल केस आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। फिर उसके बाद अपर केस है। अपर केस जो है इसका दूसरा नाम कांस्टेंट केस भी है, और ये वो स्नेक केस का ही जो है वो दूसरी लाइक आप कह सकते हैं कि फॉर्म है। जिसके अंदर जो है स्नेक केस में क्या था कि बेसिकली सारे वर्ड्स जो हैं वेरिएबल के वो लोअर केस में होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, माई और नेम। माई का एम कैपिटल होगा, ठीक है, और नेम का एन कैपिटल होगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा कैमल केस, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप ही। जी आप भी। अच्छा, यहाँ पर अरुज कोई क्वेश्चन है आपका? नो आप भी। ओके। यहाँ पर एक मैं इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि हर लैंग्वेज को ना लाइक आप कहने सी प्लस प्लस है, पाइथन है, या
लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें कोई एक केस होता है जो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। हमारे पास पाइथन के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन केस है ना, वो ये स्नेक केस है, ठीक है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ ना, तो जावास्क्रिप्ट में जो केस सबसे ज्यादा कॉमन है ना, वो है कैमल केस, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का ना कोई एक स्पेसिफिक केस होता है, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल नेम्स, ठीक है। वेरिएबल्स के नेम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, डिजिट और अंडरस्कोर, ठीक है। वेरिएबल के नेम के अंदर हम अपर केस लेटर्स लिख सकते हैं, लोअर केस, डिजिट और अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया भी है कि लाइक हमने वेरिएबल का नेम डिफाइन किया, नेम 1, इसके अंदर डिजिट है और लोअर केस लेटर्स हैं, और फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन की तो वो वैल्यू प्रिंट होके आ गया, कोई एरर नहीं आया। फिर उसके बाद जो है वेरिएबल के नेम के अंदर जो है हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, @ का साइन, एम्परसेंड साइन, ठीक है। इस तरह के जो वो कैरेक्टर्स हैं, हम उनको वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा। क्या एरर है? इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है कि वेरिएबल के नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैं इसी को जो है इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं? नो अपी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। वेरिएबल का नेम जो है वो कभी भी उसके अंदर डिजिट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल का नेम जो है वो लाइक मतलब अगर हम उसको डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं इस कोड को जो है वो रन करके दिखा देती हूँ, भला क्या एरर हमारे पास देता है। एरर क्या है? इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी आप जो है वेरिएबल के नेम को डेसिमल नंबर से या किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेंटर में आप लिख सकते हैं, मैं इसको सेंटर में लिख के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने वेरिएबल के नेम में एंड में डिजिट ऐड किया है, तो वो मेरे पास प्रिंट होके आ गया। अगर मैं सेंटर में भी डिजिट ऐड कर देती हूँ कि लाइक लेट से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं 1 को जो है सेंटर में कहीं पर एडजस्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। और अब जो है मैं इसको प्रिंट करूंगी, तो मेरे पास तब भी जो है वो प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन स्टार्ट में हम डिजिट को ऐड नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको? या अपी। ओके, आयुष आपको भी क्लियर है? हाँ जी आप भी। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वेरिएबल का नेम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और इजी टू यूज होना चाहिए। ये ना हो कि आप बहुत लंबा कोई वेरिएबल का नेम रखते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव इस सेंस में होना चाहिए कि लाइक वो आपको ना थोड़ा मीनिंग दे रहा हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने एक कोड लिखा, आप उसको 1 साल बाद देख रहे हो, आपको याद ही ना आ रहा हो ये मैंने कौन सी वैल्यू इसमें असाइन की थी, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एस के अंदर जो है वैल्यू असाइन की है 3600, ठीक है, प्रिंट होके आ जाएगी आउटपुट में, लेकिन एस क्या है? एस का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेकेंड्स लिखती हूँ या इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ, खाली मैं SEC भी लिख देती हूँ, ठीक है, तो कोई भी पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि लाइक ये सेकेंड वाली वैल्यू जो है इसने स्टोर की हुई है, तो तब भी उस केस में प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी मैंने आपके लिए रखी थी, लेकिन अभी टाइम कम है, तो मैं उसको ना असाइनमेंट में ऐड कर दूंगी। उसके बाद वेरिएबल का नेम जो है वो डिजिट से तो शुरू नहीं हो सकता, लेकिन अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है जो कि मुझे पाइथन में देखने को मिला था।
मैंने इसको प्रिंट किया तो फ्रूट जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है और एप्पल जो है प्रिंट होके आ गया स्क्रीन पे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी कि हम रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स के अंदर जो है कोई वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते। अगर असाइन करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हमने देख लिया, एड्रेस भी देख लिया कि आईडी फंक्शन को यूज करते हुए हम एड्रेस को प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली एड्रेस हमारे पास क्या यूनिक आईडी है। आपने एक चीज याद रखनी है कि हर मेमोरी लोकेशन की जो वो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। कहीं भी दो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता अनलेस और अनटिल उनकी वैल्यू सेम ना हो जाए। ये सिर्फ चीज जो है ये पाइथन में है, और उसमें भी ये है कि मतलब दो मेमोरी सेपरेट, दो मेमोरी लोकेशन नहीं, उसने सेम ही मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है वो दो वैल्यूज को डाल दी है जो कि सेम आ रही है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपने कभी सी प्लस प्लस में एड्रेस प्रिंट करवाने की कोशिश की है? नो अभी। अच्छा, आपने अभी तक पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नो अभी पॉइंटर्स का नहीं पता। चलिए ठीक है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आप जब भी पढ़ेंगे वहां पर आपको एड्रेस बहुत ज्यादा सी प्लस प्लस में ना प्रिंट करने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन के अंदर कोई पॉइंटर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन आप जब भी एड्रेस प्रिंट करते हैं सी प्लस प्लस में तो वो आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज में एड्रेस देता है, ठीक है। लेकिन आपने जब यहाँ पर इसका बिहेवियर देखा था, मैं इसी सेल को रन करके दिखा देती हूँ, तो इसमें मेरे पास एड्रेस जो है वो सिंपल डेसिमल की फॉर्म में प्रिंट होके आया था। अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट होके आए, तो सिंपली आपने क्या करना है कि आईडी फंक्शन से पहले जो है वो हेक्स वाला फंक्शन लगाना है और आईडी फंक्शन को उसके अंदर पास कर देना है, ठीक है। तो आपके पास जो है एड्रेस वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाला ही एड्रेस है, ठीक है, सेम ऊपर वाली ही वैल्यूज हैं सारी XYZ, और उसी एड्रेस को जो है सिंपली हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है? जी अभी। ओके, अरूज आपको भी क्लियर है? जी आप ही। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सबसे मतलब अब मेन कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि है डेटा टाइप, ठीक है। डेटा क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं या कुछ भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, यानी जो भी कंटेंट हम मेमोरी के अंदर बेसिकली स्टोर करा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? डेटा है, ठीक है। डेटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो हमारे पास आजकल बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है। हम टेक्स्ट की फॉर्म में भी डेटा होता है हमारे पास, ठीक है, इमेजेस की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, ठीक है। तो डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने को हम उस कॉन्सेप्ट को डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल होल्ड। डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है कि एक वेरिएबल किस तरह का डेटा होल्ड करता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से पहले या फिर ऐसा करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डेटा टेक्स्ट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड यूज होता है पाइथन के अंदर वो है str, ठीक है। फिर न्यूमेरिक टाइप का डेटा भी हो सकता है। अब न्यूमेरिक टाइप के डेटा के अंदर तीन तरह की टाइप्स आती हैं। इंट आती है, ठीक है, फ्लोट आती है, कॉम्प्लेक्स आती है। इंट क्या है? हमारे पास कोई इंटीजर फॉर्म का डेटा है, ठीक है। और फ्लोट क्या है? डेसिमल फॉर्म का, जिसके अंदर पॉइंट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है? हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा था एओटा वाली वैल्यूज, ठीक है, 6 प्लस एओटा, ठीक है। इस तरह का जो हमारे पास डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इमेजिनरी डेटा, ठीक है। इमेजिनरी टाइप के जो नंबर्स होते हैं हम उसको प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। फिर सीक्वेंस टाइप का डेटा है लिस्ट और टपल। अच्छा, एक चीज बता दूं कि बेसिकली जो स्ट्रिंग है ना वो भी सीक्वेंस टाइप का डेटा है, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि सीक्वेंस टाइप का डेटा किस तरह से, मेन इसको क्लासिफाई सीक्वेंस टाइप के डेटा में ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको टेक्स्ट टाइप के डेटा में रखा है, ठीक है।
सीक्वेंस टाइप के डेटा में हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट और टपल्स, ठीक है। फिर मैपिंग टाइप का डेटा है जिसमें डिक्शनरी है, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स हैं, उसके लिए नाम पूरे डिक्शनरी है, लेकिन कीवर्ड क्या है, डिक्ट है। सेट टाइप का डेटा है, उसके लिए सेट आ जाएगा। बुलियन टाइप का डेटा है, उसके लिए बूल आ जाएगा, ठीक है। और एक और टाइप का डेटा होता है जिसको हम कहते हैं नन टाइप का डेटा, जिसको एंड पे एक एग्जांपल है उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी कि सी प्लस प्लस आपने पढ़ी थी, तो उसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा भी होता था जिसको हम कैर बोलते थे, ठीक है। और एक एक और टाइप का डेटा था, डेटा टाइप थी जो कि थी अरे, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है। मतलब आपने देखा ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइंड नहीं है। ना तो इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा है और ना ही अरे टाइप का डेटा है। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। और इसको आगे देखते भी हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले ये मेरे पास एक पिक्चर है बेसिकली, जिसके अंदर जो है आपको बता दिया हुआ है कि लाइक नंबर्स में इंटीजर है, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। बूलियन को नंबर्स के अंदर क्यों डिफाइन किया उसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस टाइप की डेटा के अंदर स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है। मैं क्यों बताऊंगी कि स्ट्रिंग किस तरह से सीक्वेंस के अंदर आता है। फिर सेट्स हैं, फिर नन है, और मैपिंग टाइप में डिक्शनरी है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी आप ही। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले है इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। x इज इक्वल 5, इसको प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक डेसिमल टाइप का डेटा है जिसको हम दोबारा से प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर जो है हमारे पास 20.5 प्रिंट होके आ जाएगा। बेसिकली फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, मैथ्स में तो हम उनको ऐसे लिखते हैं कि लाइक हमारे पास 6 प्लस आयोटा लिख लिया, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे तो उसके साथ हम जे लिखेंगे, ठीक है, पाइथन के अंदर। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है सी प्लस प्लस में नहीं है, यहाँ पर है। तो पाइथन के अंदर जब भी लिखेंगे तो उसके साथ जे लिखेंगे, ठीक है। और लाइक अब मैं इसको जो है वो रन करके दिखाती हूँ। अगर नंबर के साथ जो है वो जे लिखा होगा या किसी फ्लोटिंग वैल्यू के साथ जो है वो जे लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं और अगर वेरिएबल के नेम के साथ जे असाइन होगा तो इसका मतलब ये लाइक लेफ्ट साइड में जो हमारे पास वो अल्फाबेट है
वो प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली उसे पता लग जाएगा कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये वाला जो जे है ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी करूँ तो ये ऊपर आपके पास ना सजेशन आ जाएगी कि एक वेरिएबल जो लेफ्ट साइड में है वो वेरिएबल है, राइट साइड वाला जो वेरिएबल जे है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास वैल्यू 1J प्रिंट होके आ जाएगी। फिर स्ट्रिंग्स की बात कर लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम टेक्स्ट टाइप के डेटा को स्ट्रिंग क्यों कहते हैं? अ, कोई भी इसको मतलब कुछ भी आपके जहन में आ रहा है आप बता सकते हैं। अरूज, जी आप भी। आप बताना चाहेंगे कि लाइक हम लोग टेक्स्ट टाइप के डेटा को क्यों कहते हैं, ये स्ट्रिंग क्यों कहते हैं? अ, आप ही जैसे C++ में जब थे तो हमारे पास करेक्टर एंड स्ट्रिंग दो होते थे ना, कि अगर हमने लाइक ए बस स्टोर करवाना तो हम उसके लिए करेक्टर यूज़ करते थे, और जब हमारे पास मल्टीपल करेक्टर आ जाते थे तो उसके लिए हम स्ट्रिंग। तो आप ही आई थिंक स्ट्रिंग का मीनिंग जो होता है ना, वो आई थिंक आप ही जैसे थ्रेड टाइप मीन्स डोरी टाइप जिसको हम कह देते हैं, कि जिसमें हमारे पास सीक्वेंस होती है ना, तो यहाँ पे आप ही हमारे पास मल्टीपल करेक्टर होते हैं ना, एक ही सीक्वेंस में लिखे होते हैं, तो इसीलिए शायद हम उसके लिए स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ओके, कशिश आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? तो वहाँ पे यही है कि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने एक लाइन वगैरह कोई प्रिंट करवानी हो तो वो हमारे पास डिफरेंट हो जाती है ना, वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो इसलिए। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा है अरूज ने और कशिश, दोनों आपने आंसर ठीक किए। बेसिकली हम स्ट्रिंग इसलिए बोलते हैं, आपने अगर कोई नेकलेस देखा हो जिसके अंदर बीड्स ही बीड्स हों, ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग जब हम टेक्स्ट टाइप के डेटा की बात करते हैं, क्योंकि ये एक एक लेटर एक एक कैरेक्टर से मिलके बना होता है, ठीक है, तो हम इसको स्ट्रिंग कह देते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टर्स को हमने इकट्ठे किए यानी एक नेकलेस की फॉर्म में या एक स्ट्रिंग की फॉर्म में परो दिया, ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने देखी थी मतलब लाइक मेरा तो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज काफी तंग करती थी कि इसको स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। तो बेसिकली हम कोई भी टेक्स्ट टाइप का डेटा डिफाइन करेंगे तो उसको हम स्ट्रिंग कह देंगे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि C++ के अंदर तो हमारे पास एक कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल कैरेक्टर भी जो है वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा। लाइक मैंने हाल ही सी लिखा, ठीक है, किसी वेरिएबल में डिफाइन किया, तो उसकी डेटा टाइप भी जो है वो स्ट्रिंग होगी। बल्कि मैं इसको ना यहाँ पर लिख के दिखा भी देती हूँ कि लाइक मैं एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, y=c, ठीक है, और मैं इसको इसकी जो है वो टाइप प्रिंट करवाना चाहती हूँ। अब टाइप प्रिंट करवाने के लिए ना मैं टाइप फंक्शन यूज करूंगी, ठीक है, कि मैं देखना चाहती हूँ ये इसकी टाइप क्या है, ठीक है। टाइप फंक्शन के अंदर जो है मैंने पास कर देना है सी को, सॉरी, वेरिएबल को पास करना है y को, ठीक है। और टाइप फंक्शन को फिर प्रिंट के फंक्शन के अंदर पास करूंगी तो मेरे पास इसकी जो टाइप है वो प्रिंट होके आ जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद मेरे पास एक न्यू टाइप है, डेटा टाइप है, जिसको मैं लिस्ट कहती हूँ। अभी के लिए आपने इतना याद रखना है कि लिस्ट जो है हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स बेसिकली ये है। और मैं इसको प्रिंट भी, इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ, ठीक है, कि लाइक ये किस तरह से प्रिंट होगा। और एक और बात ये है कि मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। अच्छा, 1 मिनट रह गया हमारी क्लास में, इसको वाइंड अप करते हैं, इस टॉपिक को, फिर क्लास एंड कर देते हैं। अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ गई हैं, ठीक है, और क्लास जो है वो लिस्ट है। लिस्ट के बारे में डिटेल में मैं अभी इसलिए बात नहीं करूंगी कि लाइक आगे हमारी ना लिस्ट पे पूरा टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि लिस्ट किस तरह से स्ट्रिंग से डिफरेंट है। सिमिलरली यही वाली जो है हम एग्जाम्पल उठाते हैं, हमारे पास एक और डेटा टाइप है जो कि है जिसको हम टपल बोलते हैं, ठीक है।
और इसकी भी इसको हम जो है ना स्मॉल ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। सिंटैक्स अभी के लिए याद रखें, ठीक है। और लाइक हम इसमें जो है स्मॉल ब्रैकेट से जो भी डिफाइन होगा वो टपल होगा। इसके बाद हमारे पास एक और न्यू डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में डिफरेंट चीज़ ये होती है कि हम इसके सिंटैक्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। और ये जो कॉलन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अजीब अजीब चीजें हैं, ये हम इसको डिक्शनरी वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है। आपने C++ में स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं? हाँ जी, अभी अब हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत हद तक जो है ना वो स्ट्रक्चर से सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर की सिमिलर है। तो हम इसको ना इंशाल्लाह इसके ही टॉपिक में पढ़ेंगे। डिक्शनरी काफी हद तक स्ट्रक्चर की तरह है। उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट से ही डिफाइन करते हैं, जिस तरह से डिक्शनरी को डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेट, ठीक है। और आपने मैथ्स भी पढ़ी है, ठीक है। मैथ्स वाले सेट की तरह ही इसका बहुत सा बिहेवियर जो है ना वो काफी हद तक मैथ्स वाले सेट की तरह है। तो देखेंगे कि लाइक ये किस तरह से जो है वो मैथ्स वाला सेट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप के अंदर दो कीवर्ड्स आते हैं, फॉल्स या ट्रू। लाइक हम अ, मैं इसको ना करके दिखाती हूँ। C++ के अंदर जो है जब हम फॉल्स या ट्रू किसी दो वैल्यूज को सेट करते हैं तो हम स्मॉल केस में सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम डेटा टाइप को जब भी किसी वैल्यू को फॉल्स या ट्रू सेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें F कैपिटल केस में होगा, ठीक है। और ट्रू भी जब सेट करेंगे तो C++ में क्या है कि ट्रू सारा जो है वो स्मॉल केस में होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू का T जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये बहुत बार जो है ना कंफ्यूज कर देता है जब आप दो दो लैंग्वेजेस पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो जो फॉल्स और ट्रू है बेसिकली इनकी जो डेटा टाइप है ना वो हमारे पास है बूल डेटा टाइप है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देती हूँ। ये मेरे पास क्या डेटा टाइप आ रही है, बूल डेटा टाइप आ रही है, ठीक है। और लाइक मैं यहाँ पर ट्रू भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि ट्रू भी जो मैंने इस वैल्यू को पास कराया तो उसकी डेटा टाइप जो है बूल है। फिर एक और अलग टाइप की डेटा टाइप आती है जिसको हम कहते हैं नन टाइप, ठीक है। नाम उसका नन टाइप है और लाइक उसके अंदर जो कीवर्ड है उसका नाम नन है, ठीक है। नन टाइप क्या करती है कि बेसिकली हम लोग जो है ना वो किसी वेरिएबल को ना कहते हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं करना चाहते, लाइक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि ये जो है नन टाइप का डेटा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, इसकी टाइप भी प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ये इसकी वैल्यू भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि लाइक इसकी क्या वैल्यू आ सकती है। बेसिकली ये एम्प्टी वैल्यू को शो करने के लिए होता है। तो नन आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक यही सब कुछ था। और बाकी हम जो है ना कल की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। टाइम भी 3 मिनट ऊपर हो गए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि असाइनमेंट जो है ना मैं कल तक भेज दूँ आप लोगों को। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो, आप ये समझ आ गए सब। कशिश आपका कोई क्वेश्चन है? नो अभी। ओके, चलिए ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। और सेम ही लिंक मैंने ना ग्रुप में गुलाब की फाइल का लिंक भेज दिया हुआ है, ठीक है। आपने अगर लेक्चर नोट्स भी पढ़ने हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही लिंक को यूज कर लीजिएगा और लाइक आप लेक्चर को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करती हूँ।